तो हेलो एंड वेलकम दी बैक टू वाइब्रेंट केमिस्ट्री। तो भाई आज जो है हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। कल हम लोगों ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बेसिकली स्टार्ट किया था एंड वी हैड सीन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इन दो से हम लोगों ने डील कर चुके थे। तो भाई आज में जो है इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे एंड द नेक्स्ट लॉ इज गोना बी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोजन। तो देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोजन है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास में दो एलिमेंट है, जैसे आपके पास में एक कार्बन है, दूसरा आपके पास में क्या है, ऑक्सीजन है। तो अब आपने क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में कंबाइन करवाया। तो वही पहले एक्सपेरिमेंट में जैसे आपने कॉम्बिनेशन करवाया था तो आपने 12 जो मास लिया था, 12 यूनिट ऑफ मास आपने कार्बन का लिया था एंड यू कंबाइन इट विद द 16 यूनिट ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो अब यहाँ पे 12 के कॉम्बिनेशन से आपने एक कंपाउंड बनाया एंड दैट कंपाउंड बिकेम CO। ऑलराइट। लेकिन अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपने ये किया कि जो कार्बन है, कार्बन का मास तो आपने 12 रखा, लेकिन जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास आपने कितना ले लिया, 32 ले लिया। ऑलराइट, सो व्हेन यू टेक ऑक्सीजन का मास 32, तो क्या आपके पास में CO बनेगा? डेफिनेटली नहीं बनेगा, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि CO बनने के लिए जो कॉम्बिनेशन का रेशियो है वो कितना होना चाहिए, 12:16। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने मास चेंज कर दिया है। तो ऑक्सीजन का जो मास है वो हमने 16 के क्या ले लिया है, 2 टाइम्स ले लिया है। तो अब यहाँ पर जो कंपाउंड हमें मिलने वाला है वो कंपाउंड CO नहीं होके क्या हो जा रहा है, CO2 हो जा रहा है। ठीक है। तो दैट्स व्हाट इज एक्चुअली लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोजल। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोजल ये कहता है कि यदि दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड होके एक से ज्यादा टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, तो वो ऐसा ऐसा करने के दौरान में एक दूसरे के मल्टीपल्स के फॉर्म में कंबाइंड होते हैं। जैसे यहाँ पर जो ऑक्सीजन का मास है, ऑक्सीजन के मास को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई द मास ऑफ ऑक्सीजन विद 2, तो ये हमारे ये कार्बन मोनोऑक्साइड के कंपैरिजन में हमारे पास में कितना हो गया है, तो 2 टाइम्स हो गया है। ठीक है। तो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2। जो मास ऑफ ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड में था, अब उसके 2 टाइम्स हमने किसमें कंबाइन करवाया है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक है। तो जब भी दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होके एक से ज्यादा टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, तो उनके उनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है, मल्टीपल्स के फॉर्म में होता है। तो दैट इज व्हाट इज स्टेटेड ओवर हियर। व्हेन द टू एलिमेंट फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, दो या उससे ज्यादा कंपाउंड इन्होंने बनाया हुआ है, तो क्या होगा, मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट्स बियर द सिंपल रेशियो ऑफ वन अनदर। ठीक है। तो ये जो सिंपल रेशियो होता है, ये किसके फॉर्म में होता है, मल्टीपल्स के फॉर्म में होता है। सो वन मोर एग्जांपल इज देयर दैट वी हैव द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन को आपने कंबाइन करवाया ऑक्सीजन के साथ में। So when you took 2 gram of H2O, you combined with the when you took 1 mole of H2 and when you took 1 mole of oxygen, इनको आपस में आपने कंबाइन करवाया। ठीक है। तो आपके पास में यदि आपको इसको आप सिंपली कंबाइन करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट H2O2। ठीक है, जिसमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड पे भी होता है और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन भी आपके पास में होता है। लेकिन यदि आपको वाटर बनाना है तो वाटर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू वुड हैव टू टेक 2 मोल्स ऑफ H2 एंड देन इट विल कंबाइन विद द 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। और जब ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो आपके पास में क्या मिलता है, आपके पास में मिल जाता है भाई 2 मोल्स ऑफ H2O2, सॉरी 2 मोल्स ऑफ H2O। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला जो मॉलिक्यूल हमारे पास में बना हुआ है, ये मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास में, ये मॉलिक्यूल है हमारे पास में हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो वी आर गेटिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। वहीं पे यदि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आप कंबाइन करवाते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ में, तो यू आर गोइंग टू गेट वाटर ओवर हियर। So what actually happens is you can see that the mass of the oxygen, जो ऑक्सीजन का मास हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। यहाँ पर यदि हम देखें H2O2 के केस में, तो हमारे पास में जो रेशियो बनता है वो रेशियो क्या बनता है, तो 2 ग्राम्स, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है किसके साथ में, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में।
तो 2:32 ये किसमें मिलता है हमें, ये हमें मिलता है इन केस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लेकिन यदि इसका हम लोग हाफ कर दें, ऑक्सीजन का अमाउंट यदि हाफ कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ में 16 ग्राम आपके पास में क्या कंबाइन हो रहा है, तो ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। जब 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ में आपने 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करवाया है, तो इन दैट केस जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो प्रोडक्ट क्या है आपके पास में, तो वो प्रोडक्ट है आपके पास में वाटर। ठीक है, सो व्हेन यू आर टेकिंग 2:16, when you are taking 2:16 of the oxygen, hydrogen and oxygen, then you are getting H2O2। ठीक है, और यदि 2:32 आप ले रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन 2:32 में करवा रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो वी कैन सी दैट जो ऑक्सीजन का अमाउंट H2O2 के अंदर में था, उसका 2 टाइम्स हमारे पास, जो H2O के अंदर में ऑक्सीजन का अमाउंट था, उसका 2 टाइम हमारे पास में किस में आ जाता है, तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज बेसिकली लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जब भी दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे और एक से ज्यादा टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, तो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो मल्टीपल्स के फॉर्म में होगा। तो द रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स विल बी सिंपल इंटीग्रल मल्टीपल। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट इज इट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। यहाँ पर अपने पास में क्या है कि दिया हुआ है कि कार्बन इज फाउंड इन द टू ऑक्साइड। ऑलराइट, सो टू ऑक्साइड्स आर देयर ऑफ द कार्बन व्हिच कंटेन्स 42.9% एंड 27.3% ऑफ कार्बन रिस्पेक्टिवली। शो दैट दिस फिगर इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो अब यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमारे पास में दो ऑक्साइड दिए हैं कार्बन के। ठीक है, तो कार्बन ने भी ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड हुआ है, कार्बन, ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर हमारे पास में बना है ऑक्साइड 1। ऑलराइट, और यहाँ पर जो है एक दूसरा ऑक्साइड है हमारे पास में, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड हो रहे हैं। ठीक है, एंड दे आर फॉर्मिंग सम ऑक्साइड 2। ऑलराइट, तो अभी इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। वी आर टोल्ड दैट कि फर्स्ट केस के अंदर में जो कार्बन का परसेंटेज है हमारे पास में वो कितना है, तो वो है हमारे पास में 42.9। ठीक है, और जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है अपने पास में, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज अपने पास में कितना हो जाएगा भाई, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज हमारे पास में हो जाएगा यहाँ पे 42.9, सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 57.1। उसी तरीके से यदि हम लोग ऑक्साइड 2 की बात करते हैं, तो जो हमारे पास में परसेंटेज दिया हुआ है कार्बन का परसेंटेज है हमारे पास में 27.3%। ठीक है, और जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है हमारे पास में वो कितना है, तो वो हमारे पास में है 72.7%। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर में हम क्या करें, इस क्वेश्चन के अंदर में बेसिकली हमें ये करना है कि सबसे पहले तो हमें ये एज्यूम करना है कि भाई जो टोटल मास ऑफ ऑक्साइड है हमारे पास में वो कितना है, तो वो हमारे पास में 100% है। ठीक है, या मैं कहूँ कि ये जो 100% मास है ये किसके इक्वल है हमारे पास में, ये हमारे पास में इक्वल है 100 ग्राम। तो इफ वी से कि 100 ग्राम हमने एज्यूम कर लिया कि 100% मास जो है वो किसके बराबर है, 100 ग्राम के इक्वल है। तो नाउ वी कैन डेफिनेटली डिफाइन कि कार्बन का कितना मास है, ऑक्सीजन का कितना मास है, एंड देन वी कैन टेक द रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द बोथ ऑक्साइड। और जब हम लोग इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो फिर हम लोग कंपेयर करेंगे कि क्या ये मल्टीपल्स के फॉर्म में है। यदि मल्टीपल्स के फॉर्म में होगा तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोजल होगा, यदि मल्टीपल्स के फॉर्म में नहीं होगा तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोजल नहीं होने वाला है। तो पहली स्टेप क्या है, पहली स्टेप 100% मास लेना है, उसमें अलग अलग ऑक्साइड का मास जो है वो डिवाइड कर देना है, एंड देन वी नीड टू टेक द रेशियो। तो अब यदि हम लोग यहाँ पर बात करें, तो पहले वाले ऑक्साइड में यदि हम बात करें कि भाई हाउ मच oxygen has combined with the 1 gram of carbon, so how much oxygen combines with 1 gram of carbon। सबसे पहले तो हम लोग ये चीज निकालेंगे यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे भाई, तो इसके लिए हम लोगों को रेशियो लेना पड़ेगा। किसका रेशियो को लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन और बेसिकली जो हमारे पास में कार्बन है उसके मास का। तो ऑक्सीजन का मास हमारे पास में 57.1 है, कार्बन का मास हमारे पास में कितना है, तो वी आर हैविंग 42.9। तो यदि आप इसे कैलकुलेट करें, तो ऑन कैलकुलेशन यू आर गोइंग टू गेट कि जो अपने पास में यहाँ पे मास आ रहा है, मतलब इनका जो हमारे पास में रेशियो निकल के आ रहा है, वो रेशियो अपने पास में कितना आ जाता है, तो द रेशियो वी आर गोइंग टू गेट
दैट इज इक्वल टू 1.33 ग्राम। ठीक है, तो 1.33 ग्राम दैट मीन्स कि इतना हमारे पास में क्या हो रहा है, पर ग्राम ऑफ कार्बन के साथ में 1.33 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहा है ऑक्साइड नंबर 1 के अंदर में। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि जो ऑक्सीजन का अमाउंट कंबाइंड हो रहा है ऑक्साइड 2 के अंदर में, वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऑक्साइड 2 के अंदर में क्या है हमारे पास में, मास ऑफ ऑक्सीजन इज 72.7। ठीक है, और जो मास ऑफ हमारे पास में कार्बन है वो कितना है हमारे पास में, 27.3 है। तो यदि हम लोग इसे कैलकुलेट करें और यहाँ पे रेशियो निकालें, तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास में जो रेशियो आता है वो कितना आता है, तो वो आता है हमारे पास में 2.66। मतलब जब हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि भाई 2.66 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होता है किसके साथ में, 1 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ में। तो ऑक्साइड नंबर 1 के अंदर में कितना ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है वो हमें पता चल जा रहा है। ऑक्साइड नंबर 2 के अंदर में कितना कंबाइन हो रहा है वो हमें पता चल जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली इसका रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग इसका सिंपल रेशियो निकालते हैं कि दोनों ऑक्साइड के अंदर में जो ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है वो किस रेशियो में कंबाइन हो रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो भाई ऑक्साइड नंबर 1, ठीक है, सो मास ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड नंबर 1 अपॉन, या ऑक्साइड नंबर 2 की बात कर ले, पहले ऑक्साइड नंबर 1 ले लें या 2 ले लें, जो भी आप पसंद करें। तो सो मैं यहाँ पे सेकेंड वाला ऑक्साइड सिलेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज द लार्जर क्वांटिटी। सो ऑक्साइड नंबर 2 अपॉन जो मास ऑफ ऑक्सीजन है आपके पास में ऑक्साइड नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, तो ये हमारे पास में इक्वल होता है 2.66। ठीक है, जो कि ऑक्साइड नंबर 2 के अंदर में आ रहा है, और ये हमारे पास में कितना है, 1.33 है। तो यदि आप कैलकुलेट करें तो यू आर गोइंग टू गेट 2:1। ठीक है, तो दैट मीन्स व्हाट कि जो ऑक्साइड नंबर 1 था उसके अंदर में जितना मास था उसका 2 टाइम्स हमारे पास में किसमें है, ऑक्साइड नंबर 2 में। तो क्या हमारे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, तो यहाँ पर बिल्कुल एप्लीकेबल होता है। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन का मास बढ़ा है, या हम कहें कि इनका जो रेशियो बढ़ रहा है वो किसके फॉर्म में बढ़ रहा है, मल्टीपल्स के फॉर्म में बढ़ रहा है। ऑलराइट, सो आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करेंगे। So let's move on to the next question and next law, and that is the law of reciprocal combination. तो अब ये जो law of reciprocal combination है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल कॉम्बिनेशन एक्चुअली में क्या होता है, किसी केमिकल कंपाउंड की मजबूरी को रिप्रेजेंट कर देता है। तो इसे आप ऐसा समझे कि भाई जो हमारे पास में दो एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट आपस में एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो रहे हैं। तो लेट्स से कि वी आर हैविंग दैट कार्बन। ठीक है, और कार्बन के साथ में हमारे पास में कंबाइंड हो रहा है हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर क्या बना ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये बना ले रहे हैं लेट्स से CH4 बना ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई कार्बन का जो मास है, कार्बन का मास हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन का मास 12 है। अब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के आइटम है, तो 4 हाइड्रोजन नीड टू बी राइट ओवर हियर, या 2H2 से लिख देते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना हो गया हमारे पास में 4। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हुआ है। ठीक है, और इसमें कितना कितना मास यूज हुआ है, तो भाई 12:4 मास जो है हमारे पास में यूज हो रहा है। ऑलराइट, वहीं पे हम लोग क्या करते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन को सेपरेटली हम लोग ऑक्सीजन के साथ में, मतलब अब हम लोगों ने एक तीसरा एलिमेंट ले लिया है, और वो तीसरा एलिमेंट हमारे पास में क्या है, तीसरा एलिमेंट हमारे पास में ऑक्सीजन है। तो मान लो हम ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होके हमारे पास में बना ले रहा है CO2। ठीक है, तो CO2 में हम लोग देखते हैं कि जो कार्बन का मास है हमारे पास में वो तो 12 है, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास अपने पास में कितना है, तो ऑक्सीजन का मास हमारे पास में 32। ऑलराइट, अब तीसरे गैस में हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा वाटर था, ये वाटर भी क्या कर रहा है, ये वाटर भी ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो रहा है। तो जब वाटर ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या मिल जा रहा है, यहाँ पे हमें मिल जा रहा है H2O2। तो अगेन यदि हम लोग बात करें कि जो हाइड्रोजन का अमाउंट कंबाइन हुआ है, तो हाइड्रोजन का कितना अमाउंट कंबाइन हुआ है, फिर से 4 ग्राम कंबाइन हुआ है, और ऑक्सीजन का कितना कंबाइन हुआ है, तो ऑक्सीजन का अगेन हमारे पास में 32 कंबाइन हुआ है। तो ये जो अभी आपने चीज समझी कि पहले कार्बन हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन होकर मीथेन बना रहा है, फिर कार्बन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर CO2 बना रहा है, और फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर क्या बना ले रहा है, H2O2। तो हम बेसिकली दो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, और वो दो एलिमेंट हमारे कौन से हैं, तो वो हमारे पास में है कार्बन और हाइड्रोजन। तो इट सेज दैट
द रेशियो ऑफ द masses ऑफ द टू एलिमेंट्स which combine directly with each other to form compound। तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो रहे हैं, कितना कितना मास कंबाइन हो रहा है, तो 12/4 कंबाइन हो रहा है, और वो क्या बना ले रहे हैं यहाँ पे CH4 बना ले रहे हैं। एंड दे ऑल्सो कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट। तो अब देखो यहाँ पे थर्ड एलिमेंट आपके पास में क्या है, थर्ड एलिमेंट आपके पास में CO2 है। क्या CO2 का मास दोनों ही केस में आपके पास में फिक्स्ड है, तो हाँ भाई फिक्स्ड है ना। जो आपका फर्स्ट वाला केस है, ये आपका सेकंड वाला केस है, और ये आपके पास में थर्ड वाला केस है। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड केस में हम लोग ये देख रहे हैं, जो हमारे पास में सेकंड और थर्ड केस है, सेकंड और थर्ड केस में हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है, और इतना ही अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में भी कंबाइन हो रहा है। ठीक है, तो बोथ आर हैविंग 32 ग्राम ओवर हियर, 32 ग्राम ओवर हियर। ठीक है, तो एलिमेंट ए एंड बी, दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन, they are combining with each other in the fixed ratio, and they are also combining with the third element, that is oxygen। इतनी बात समझ में आई। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये थर्ड एलिमेंट के साथ में कंबाइंड होते हैं, तो दे डू सो इन द सेम रेशियो आर द सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो ऑफ ए एंड बी इन विच टू एलिमेंट्स कंबाइंड। मतलब क्या है, मतलब ये है कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन जिस रेशियो में एक दूसरे के साथ में कंबाइंड हुए थे, उसी रेशियो में वो क्या है, थर्ड वाले एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ में भी कंबाइंड हो रहे हैं। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये जो रेशियो था कार्बन और हाइड्रोजन का, इसके मल्टीपल्स के फॉर्म में वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो सकता है। तो जब ये ऐसा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो मास है थर्ड एलिमेंट का, वो हमारे पास में क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे, देखो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन का कितना मास कंबाइन हुआ था हाइड्रोजन के साथ में, तो जैसे आप देख सकते हैं कि कार्बन का जो मास हमारे पास में कंबाइन हुआ था हाइड्रोजन से, वो हमारे पास में था 12। ठीक है, तो वी आर गेटिंग मास ऑफ कार्बन, गिव मी अ मिनट। यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन का 12 मास जो है वो कंबाइन हो जा रहा था हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में भी जो मास कंबाइन हो रहा है वो कितना हो रहा है आपके पास में, 12 हो रहा है। ठीक है, अब जो कार्बन और हाइड्रोजन के मास का रेशियो था, वो क्या था अपने पास में, 12/4। ठीक है, मतलब 12 मास जो था वो कंबाइन हुआ था 4 मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ में, या मैं कहूँ कि हाइड्रोजन का 4 मास कंबाइन हुआ था 12 मास ऑफ कार्बन के साथ में। तो अगेन यहाँ पे 12 मास आपने कार्बन का लिया है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में, ये कितने से कंबाइंड हुआ है, तो 32 मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ में। और यदि आप हाइड्रोजन को भी ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करवाएंगे, तो हाइड्रोजन का भी कितना मास कंबाइन होगा, उतना मास जितना कि कार्बन के साथ में कंबाइंड हुआ था। तो कार्बन के साथ में कितना हुआ था, 4। ठीक है, 4 ग्राम कंबाइंड हो रहा था, तो यहाँ पर भी 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में आपके पास में कितना ग्राम कंबाइंड हो रहा है, तो दैट इज सिंपली गोइंग टू बी 4 ग्राम। ठीक है, तो आई 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 होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये होता है। ये लोग ये कहता है कि दो एलिमेंट है आपके पास में, तो लेट्स से एलिमेंट ए एंड बी। तो एलिमेंट ए और बी आपके पास में आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और आपस में कंबाइन होके ये क्या बना ले रहे हैं, तो ये आपके पास में आपस में कंबाइन होके ए बी बना ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि एक थर्ड एलिमेंट सी है, तो थर्ड एलिमेंट सी के साथ में ए बी कंबाइन होता है और ए सी भी बना लेता है। ठीक है, और जो सेकेंड एलिमेंट बी है, वो भी कंबाइंड हो जा रहा है सी के साथ में, और ऐसी बी सी भी बना ले रहा है। तो वी आर हैविंग द 3 केसेस, ये फर्स्ट केस, ये हमारे पास में सेकेंड केस, ये हमारे पास में थर्ड केस। तो हम ये देखते हैं कि जो सी के साथ में ए का अमाउंट कंबाइंड हुआ था या बी का अमाउंट कंबाइंड हुआ था, ये अमाउंट उतना ही है जो कि ए के अंदर में कंबाइंड हुआ था ए का, या बी के अंदर में कंबाइंड हुआ था, ए बी के अंदर में कंबाइंड हुआ था बी का। ठीक है, तो जैसे यही चीज है कि कार्बन का आपके पास में अमाउंट है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन आपके पास में कंबाइन हो रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग CH4। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये 12 यूनिट है इसकी, इसकी 4 यूनिट है आपके पास में। और जब कार्बन की 12 यूनिट ऑक्सीजन के 32 यूनिट के साथ में कंबाइन हो रही है, तो भी आप देखेंगे कि CO2 बनेगा, और CO2 के अंदर में कार्बन का कितना मास है, तो CO2 के अंदर में कार्बन का मास 12 है। CH4 के अंदर में कार्बन का कितना मास है, तो कार्बन का मास 12 है। अगेन हाइड्रोजन कंबाइंड हो रहा था किसके साथ में, कार्बन के साथ में, और
ऑक्सीजन के साथ में भी कंबाइन हो रहा था। तो जब हाइड्रोजन को हम लोग इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करवा रहे हैं, ठीक है, तो वी आर गोइंग टू गेट H2O2, सॉरी H2O हम लोगों को मिल जाने वाला है। तो इस H2O के अंदर में भी जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है वो कितना है, 4 ही है। और यहाँ पर भी अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जो है वो आपके पास में क्या है, 4 ही है। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ए और बी जितना आपस में कंबाइन, जितना मास ए और बी का आपस में कंबाइंड होगा, उतना ही उनका मास जो है सी के साथ में भी कंबाइंड होगा, या ये मल्टीपल रेशियो के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन द लॉ ऑफ द रेसिप्रोकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक इसका स्टेटमेंट और एक एग्जांपल ध्यान रखना है, इसका समझना जरूरी है हमारे लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव द गे लुसेक्स लॉ। So Gay-Lussac's law will going to do in the next video. So thank you very much for watching this video, and if you liked it, so don't forget to give a thumbs up. Thank you.